अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। आई होप आप सबके रोजे अच्छे जा रहे हैं। आप लोगों के लिए स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी खबर ये है, आप सबको पता चल गया होगा कि आपकी वेकेशन अनाउंस हो चुकी हैं एंड यू गाइस विल बी गोइंग ऑन अ वेकेशन फ्रॉम दिस वीक। आज इंशाल्लाह ताला हमारी आखिरी क्लास है जी, और अब हमारी ईद प्लस वेकेशंस स्टार्ट हो गई हैं। अ, और आप लोगों की अब क्लासेस इंशाल्लाह ताला अगस्त में जाके रिज्यूम होंगी एज पर द नोटिफिकेशन। सो आप सबको मुबारक हो। और फिर एक दो बातें बेटा, ये कि एग्जाम के हवाले से कुछ शक व शुबात पाए जाते हैं, वो अभी भी फिलहाल पाए जाते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ने भी पॉलिसी बनानी है इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर वो पॉलिसी भी बन जाएगी रिगार्डिंग एग्जाम्स। तो जो आप लोगों के सेमेस्टर है उनके एग्जाम्स के बारे में फिलहाल तो ये है कि हम लोग आपके एग्जाम्स डिले भी कर सकते हैं, और आपके तो भी फाइनल भी रहते हैं, तो शायद पहले आपके फाइनल हो जाए। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, और ये सारे डिसीजन सिचुएशनल लिए जा रहे हैं। तो आप लोग सब्र करें, हौसला रखें, इंशाल्लाह ताला बेहतर ही होगा। आप लोगों के लिए आसानी का ही सोचेगी यूनिवर्सिटी, लेकिन आसानी ये नहीं है कि आपको जी एग्जाम ही ना लें, बिल्कुल भी ना कुछ करें तो हमें डिग्री दे दें, तो ये आसानी नहीं है। तो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा जो भी फैसला होगा, बट नथिंग हैज बीन डिसाइडेड येट। सो फार द ओनली थिंग डिसाइडेड इज के आपकी वेकेशंस स्टार्ट हो चुकी हैं फ्रॉम 31st में, एंड इफेक्टिवली वो बेसिकली इसी वीक से स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि नेक्स्ट वीक ईद और इत्तेकाफ की भी छुट्टियां शामिल हैं। तो चलें जी, हम फिर आपको भी चांद रात भी जी, और आप सबको वो ईद भी मुबारक हो एडवांस में। तो चले हम बढ़ते हैं बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे मोरल इंटेंसिटी, हमने पढ़ा था। मैं एक सेकंड स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। ये जी आपके सामने जो स्लाइड है, ये हमने स्टार्ट की थी, बल्कि स्टार्ट क्या हमने पढ़ ली थी कि ये वो फैक्टर्स हैं जो आपकी यहाँ पे मोरल इंटेंट को डिफाइन करते हैं। ठीक है? अच्छा, फिर इसके साथ-साथ इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। याद रखिएगा कि इसी के अंदर मोरल इंटेंसिटी का टॉपिक आ जाता है, क्योंकि मोरल इंटेंसिटी बेसिकली वो फैक्टर्स का की के एक कलेक्शन है जो हमारे मोरल इंटेंट और बिहेवियर को डिटरमिन करती है। अच्छा, इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट जो हमारी इंटेंट को या बिहेवियर को या इवन जजमेंट को भी अफेक्ट करता है, वो है मोरल फ्रेमिंग। कि आप कैसे अपने आप को खुद से एक पर्टिकुलर एथिक के ऊपर फ्रेम करते हैं, यानी फंसाते हैं आप अपने आप को, घुमा फिरा के आप उसी के ऊपर लेके आते हैं। आप अपने आप को खुद से अपने आप को कुछ सवालात के जवाब देके, अपने आप को ही जस्टिफिकेशंस देके, आप अल्टीमेटली अपने आप को एक प्री डिटरमिन्ड, प्री डिसाइडेड एक्शन के ऊपर या एथिक के ऊपर लेके आ जाते हैं। ठीक है? जिस तरह हर बंदे के पास, कहते हैं ना, हर बंदे के पास बहाना होता है उसके काम करने का। इवन जो कातिल होगा या चोर डाकू होगा, उसके पास भी एक लॉजिक होगी, रीजनिंग उसने बनाई होगी। अब वो आपके लिए सही हो या ना हो, अलबत्ता जी वो रीजनिंग बनाई जाती है। और होता क्या है कि हम अपने आप को एक फ्रेम करते हैं एक पर्टिकुलर अपने मर्जी के एथिक्स के ऊपर। तो वो फ्रेमिंग किस तरह की जाती है? आप फॉर एग्जांपल एक डिसीजन लेना चाहते हैं, हमने एग्जांपल दी थी कि मार्केटिंग आप कर रहे हैं तो एक झूठ बोल के प्रोडक्ट बेचना है, वही वाली एग्जांपल आप याद रखें जी। अब वहां पे ये फ्रेमिंग कैसे होगी? आपने फैसला किया मिसाल के तौर पे कि हम झूठ बोल के प्रोडक्ट बेच देते हैं। अब आप अपने आप को दिलासा देने के लिए या अपने आप को उसके अंदर फँसाएँगे जब इस डिसीजन के अंदर, तो किस तरह फ्रेम कर रहे हैं आप अपने आप को? तो उसके लिए सबसे पहले काफ़ी पॉइंट्स हैं, लेकिन 4-5 जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन के काबिल हैं, और ये है जी, नंबर 1 डिनायल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सबसे पहले ये जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं मजबूर था, तो ये मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये काम करने के लिए मजबूर था। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? मिसाल के तौर पे वो एग्ज़ाम्पल कंटिन्यू करें कि आपने मार्केटिंग झूठी की दवाई की कंपनी के लिए, जिससे आपके प्रॉफिट बढ़ गए।
वो वाला एग्जांपल आपको याद होगा। अब उसी को फ्रेम जब हम करेंगे, हमने डिसीजन किया कि हमने झूठ बोल के, मार्केटिंग झूठी करके प्रॉफिट बढ़ाना है, सेल्स बढ़ानी है। तो सबसे पहले हम रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह डिनाई करेंगे कि मेरे पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ, मार्केटिंग मैनेजर का काम ही है सेल्स बढ़ाना, तो मेरे लिए सेल्स बढ़ाने के अलावा और कोई चारा ही नहीं, मेरी ये ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेल बढ़ाना, तो बाय हुक और बाय क्रुक आई हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। तो मैं अगर नहीं करूँगा तो अल्टीमेटली मुझे फारिग कर दिया जाएगा, मेरे भी बच्चे हैं, बीवी बच्चे हैं, फैमिली है, सो आई हैव नो अदर चॉइस लेफ्ट। ठीक है, इसको कहते हैं डिनायल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम रियल लाइफ में भी अक्सर क्या करते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिनाई करते हैं, यानी हम कह देते हैं यार हमारे पास और कोई चारा नहीं था ये करने के अलावा। हालांकि चारे होते भी हैं, बट अपने आप को समझाने के लिए फ्रेम कर रहे होते हैं हम किसी एक पर्टिकुलर काम के अंदर। अच्छा, दूसरा है डिनायल ऑफ इंजरी। आप ये डिनाई करते हैं कि इससे जो नुकसान होगा, पहली बात ये वो होगा या नहीं होगा, और दूसरी बात ये कि वो इतना ज्यादा नहीं होगा। अपने आप को दिलासा दे रहे होते हैं कि यार ठीक है, ये दवाई खाने से लोग बीमार हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन मरेंगे तो नहीं ना यार, थोड़े बहुत बीमार हो जाएंगे, वो तो चलता है। ठीक है, तो ऐसी आप अपने आप को जस्टिफिकेशन देंगे, या चलो यार 2-4 लोग मर भी जाएं तो उन्होंने वैसे ही मर जाना था। ठीक है, मरना तो एक दिन सबने ही है, या वैसे ही किसी बीमारी से एम ही बंदे मर जाते हैं। तो ये इस तरह की बातें करके आप उससे, जो आपका डिसीजन है उससे अगर किसी को नुकसान पहुंच रहा है, इवन आपको ही क्यों नहीं पहुंच रहा, तो आप उसको डिनाई करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये था जी डिनायल ऑफ इंजरी। फिर एक है डिनायल ऑफ विक्टिम। इसमें आप कहते हैं कि मतलब मैं अगर ये चीज नहीं करूंगा, ठीक है, एक मिनट जी, कॉल आ रही है, एक सेकंड बेटा। हाँ जी, डिनायल ऑफ विक्टिम। डिनायल ऑफ विक्टिम में आप ये बात को डिनाई कर देते हैं कि आप की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हो गया कि विक्टिम, जो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, मैं हूँ, ख्वाह वो सोसाइटी हो या कोई और हो, तो वो लोग, पहली बात ये, वो लोग इन्वॉल्व ही नहीं है, मतलब वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस डिसीजन। जो एक्चुअली, यानी जो लोग दवाइयाँ ले रहे हैं, आप ये कहें कि यार उनके लिए तो हम कर ही नहीं रहे, ठीक है, या लोगों की मर्ज़ी है वो दवाई लें या ना लें। तो अगर कोई यहाँ पे बनेगा विक्टिम तो वो अपनी मर्ज़ी से बन रहा है, ठीक है? या मेरा ये डिसीज़न जो है, ये मेरा है ही नहीं एक्चुअली, ये डिसीज़न है जी अथॉरिटीज़ का, मैं तो बस एक पुतला हूँ जिसने इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो आप जो पार्टीज़ इन्वॉल्वड है, जो विक्टिम इन्वॉल्वड है इसमें, उसको ही बीच में से डिनाई कर देते हैं कि ना हम लोगों का कोई फ़र्क, हम लोगों को फ़र्क पड़ता है, ना मुझे कोई फ़र्क पड़ता है, ना किसी और को कोई फ़र्क पड़ता है। तो आप इस तरह से अपने एक्शन को जस्टिफ़ाई करते हैं कि दुनिया को कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है जी, मैं ये काम करूँ या ना करूँ, ठीक है? अच्छा, फिर है सोशल वेटिंग। सोशल वेटिंग में आप इधर-उधर अपने देखते हैं और लोगों को देखते हैं, और आप ये जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं कि यार वो लोग भी तो कर रहे थे, फलाँ भी तो करता है, और ये हमारा सबसे बेहतरीन बहाना होता है। आप लोग भी तो इस चीज़ को जस्टिफ़ाई करते हैं जब भी किसी अपने बुरे एक्शन को, तो हम लोग भी यही कहते हैं जी फलाँ भी तो कर रहा है, वो भी तो कर रहा है, मैं तो चलो फिर भी सही कर रहा हूँ, मैं तो थोड़ा अच्छा करूँ। तो आप कंपैरेटिवली सोशल वेटेज देते हैं कि सोशल जो हमारे इर्द-गिर्द हो रहा है उसके मुताबिक मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोई इतना बुरा नहीं कर रहा। अब एक कातिल जो है वो कहता है जी कि लोग जो हैं वो हज़ार-हज़ार बंदे मार देते हैं, मैं तो फिर भी 10-12 बंदे मार रहा हूँ रोज़ के या महीने के। तो ये अपने आप को आप बेसिकली जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करें कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ एज़ कम्पेयर टू बाकी लोग, ठीक है? अच्छा, फिर फाइनली मेटाफर ऑफ लेजर। इसके मुताबिक आप अपने आप को एक पोज़ीशन में रखते हैं, जिस पोज़ीशन में आप हैं एक्चुअली, इस एग्ज़ाम्पल में आप मार्केटिंग मैनेजर हैं, और आप ये बात करते हैं कि व्हाट एक्चुअली अ मार्केटिंग मैनेजर इज़ सपोज्ड टू डू।
ठीक है, और वो ये बात है कि मार्केटिंग मैनेजर in this position which I am in, a marketing manager, he is supposed to attract the customers, and I am just attracting the customers. मैं customers को सिर्फ attract ही कर रहा हूँ, मैं और कोई काम नहीं कर रहा हूँ, तो झूठ सच की इसमें बात ही नहीं आती। मेरा काम है being a marketing manager to attract people, and this is what I am doing. I am performing my job. ठीक है, तो इस तरह से और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, और आप कुछ रिलीजियस फैक्टर्स भी आ जाते हैं। कुछ लोग इसको रिलीजियस अपने कुछ एक्शंस को रिलीजियस बैकिंग देते हैं कि रिलीजन के अंदर ये चीज है, और रिलीजियस की अब रिलीजन की इंटरप्रिटेशंस, यहाँ से फिर वो चीजें आ जाती है ना, फ्रेम। अब आप एक अगर चीज मानते हैं, एक रिलीजियस कस्टम को आप मान रहे हैं, दूसरा फिरका नहीं मान रहा उसको, तो आप उसको ये बहुत सी चीजें करके डिनायल ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, इंजरी, विक्टिम, वेटिंग, लेजर एटसेट्रा करके उसको मना लेंगे। जो उसको नहीं मान रहा वो भी उसको फ्रेम ऐसे करेगा अपनी जस्टिफिकेशंस को, आर्गुमेंट्स को, कि वो मना लेगा या मान जाएगा कि हाँ मैं जो कह रहा हूँ मैं सही कह रहा हूँ, वो कहेगा मैं सही कह रहा हूँ। इसीलिए ये हमारे पॉलिटिकल बहस भी जितनी भी होती है, अब पॉलिटिकल बहस में भी एक मिसाल के तौर पे करंट जो गवर्नमेंट है उसके जस्टिफिकेशन में हम लोग एक चीज पेश करते हैं कि यार चल जो भी है ठीक है, ये सोशल वेटिंग में ये पिछड़ों से तो बेहतर ही है। अच्छा, अब जो ऑपोजिशन वाले हैं वो इस चीज को पोर्ट्रे करेंगे कि यार ये हम लोग ये चीज नहीं करते थे, ये तो ये चीज भी कर रहा है। तो ये हमारी इतनी महंगाई नहीं थी, अब तो महंगाई बहुत ज्यादा है, करप्शन अभी भी इतनी है। तो इस तरह आप क्या करते हैं, हर कोई अपने पॉलिटिकल, रिलीजियस या किसी भी किस्म के डिफरेंसेस को फ्रेम करते हैं हम, और अपने मुताबिक उसको ढाल लेते हैं और अपने जहन में उसको लॉक कर लेते हैं। तो फ्रेमिंग जो है, फ्रेमिंग के बारे में डिफरेंट थ्योरीज आई हैं, और कुछ लोग फ्रेमिंग को एक इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि फ्रेमिंग नहीं करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं इससे आप बच नहीं सकते, ये नेचुरल प्रोसेस है। और बता ये है कि किस तरह से हम फ्रेम करते हैं। एंड आफ्टर कंसिडरिंग द फैक्टर्स ऑफ मोरल इंटेंसिटी एंड मोरल फ्रेमिंग, हम लोग एक पर्टिकुलर जजमेंट, इंटेंट और बिहेवियर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारी जो इंटेंट और बिहेवियर है वो एक्चुअली इंटेंसिटी और फ्रेमिंग डिटरमिन करते हैं। ठीक है जी, आपको ये क्लियर हो गया? ठीक है जी, अब कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप चैट में कर सकते हैं। अटेंडेंस आई होप आप सबने लगा दी है। चले जी, नो क्वेश्चंस तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जी एक आया है क्वेश्चन, नहीं, नेक्स्ट टॉपिक, ये एक्चुअली हमारा मेन टॉपिक है, इस पूरे सिलेबस का हमारा मेन टॉपिक है। ये जो आपके सामने स्लाइड पे आ रहा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। बेसिकली अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम जो एथिक्स पढ़ रहे थे अभी तक, ये जर्नलाइज्ड एथिक्स थे। अब हम इन एथिक्स को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू बिजनेस फ्रेमवर्क, या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ हम इनको एथिक्स को लेके आ रहे हैं। तो अब जर्नलाइज्ड एथिक्स से हम आ रहे हैं बिजनेस एथिक्स की तरफ। बेस वही है, वही थ्योरीज, वही कॉन्सेप्ट्स, वही एथिकल डिलेमास एटसेट्रा, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा कॉर्पोरेट टच देने जा रहे हैं बिजनेस एथिक्स को, और उसके लिए द फर्स्ट टॉपिक वी हैव टू स्टडी इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले जी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? As the name suggests, corporate social responsibility means that every corporate or corporation has a social responsibility. And what is a social responsibility? Means a responsibility towards the society. Or a company should work in such a way that they are working in the best interest of the society around them, and they have a responsibility actually to work in the best interest of the society. So it is it is actually integral for the companies nowadays to work in the favor of the society as a whole. Whereas
हुआ होता क्या था? ये तो मैंने एक ना बड़ी आपको सीधी-सादी सी एक कॉन्सेप्ट बताया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का। अगर इसको हम इसकी डेफिनिशन करना चाहें तो बहुत सी डेफिनिशंस हैं। आप अभी गूगल करेंगे तो आपको 20 के करीब तो डेफिनिशंस आ जाएँगी। ठीक है? क्योंकि एक बड़ी सब्जेक्टिव सी बात है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। अब इसमें क्या-क्या बातें समझने वाली हैं। नंबर 1 व्हाट इज़ अ कॉर्पोरेट? कॉर्पोरेशन कौन है जी? कॉर्पोरेशन इज़ एनी एंटिटी दैट इज़ working as a business, working for the sake of profit. Even non-profit organizations भी जो है उनको भी corporate कहा जाता है. So any organization of people working for some monetary gains is a corporation. ठीक है? In short, companies. हम companies को कहते हैं corporation. फिर मेन बात है social का क्या मतलब है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सोसाइटी का क्या मतलब? अब सोसाइटी क्या है? सोसाइटी में कौन-कौन लोग शामिल हैं, कौन-कौन एंटिटीज शामिल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी। ठीक है, इसको भी हम इस स्टेप चलें जी। सो वे वर वी हम लोग बात कर रहे थे, मैं एक सेकंड स्क्रीन दोबारा शेयर कर दूं जी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे थे हम। तो मैंने आपसे जिक्र किया कि दूसरी बात है समझने वाली कि व्हाट इज एक्चुअली अ सोसाइटी। ठीक है, तो सोसाइटी में कौन-कौन लोग शामिल हैं जो आपके साथ एसोसिएटेड है, जिनकी तरफ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, उनको हम कहते हैं स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स के बारे में पूरा टॉपिक हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और देन वी हैव द टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमें किस-किस तरह से उन इश्यूज को एड्रेस करना है, उन स्टेक होल्डर्स को एड्रेस करना है। सो बेसिकली अगर आप इन सब को इकट्ठा करें तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेसेस, ऑफ द कंपनीज, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस टू satisfy all the stakeholders involved with them, all the stakeholders involved with them, उनको satisfy करना। अब all को आप ना चेंज कर दें most के साथ, क्योंकि एक बात है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते, सारे स्टेक होल्डर्स ऑब्वियसली खुश नहीं हो सकते, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो हम बात कर देते हैं मैक्सिमम या मोस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक डेफिनेशन अगर मैं आसान सी डेफिनेशन बनाना चाहूँ आपके लिए तो वो ये होगी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी of the companies to satisfy the maximum number of stakeholders, maximum number of stakeholders। ठीक है, ये है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक डेफिनेशन। ठीक है, हुआ क्या, एवोल्यूशन कैसे आई सीएसआर की, इसके पीछे एक थोड़ी सी स्टोरी है। और वो स्टोरी क्या है कि फॉर एग्जांपल नहीं, आज से 50-60 साल पहले अगर आप चले जाएं, 60-70 साल पहले, तो प्रॉफिट ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा थी, यानी सिर्फ और सिर्फ कंपनीज प्रॉफिट के लिए काम करती थी, लोगों के बारे में नहीं सोचना। लोगों में एम्प्लॉयज भी आ जाते हैं, लोग कस्टमर्स भी आ जाते हैं, बस चीजें बनाई जाओ, झूठ बोली जाओ और बेची जाओ चीजें, प्रॉफिट कमाई जाओ, दैट्स इट। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाज द की many years ago, 50-60 years ago, सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर ही सोचा जाता था। फिर हुआ क्या कि जो बिजनेसेस बढ़ते गए उनका इम्पैक्ट बढ़ता गया। अब उनका इम्पैक्ट सिर्फ कुछ लोगों पे नहीं था, पहले था थोड़ी कंपनीज होती थी, प्राइवेट कंपनीज होती थी ज्यादातर, और वो कुछ लोग ही होते थे और उन्हीं के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट होता था। फिर क्या हुआ, पब्लिक कंपनीज बनना शुरू हो गया। पब्लिक कंपनीज के ओनर्स भी बेतहाशा हैं, थाउजेंड्स में उनके ओनर्स चले जाते हैं बड़ी कंपनीज के। फिर ना सिर्फ उनके ओनर ज्यादा हैं, बल्कि अब उनके एम्प्लॉयज भी ज्यादा हो गए हैं, फिर उनके कस्टमर्स भी ज्यादा होते जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता कंपनीज के लोग, आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्रियलाइजेशन होती जा रही है तमाम दुनिया की। ये 50-60 साल पहले की बात बता रहा हूँ, होता गया ऐसे। और हुआ क्या अल्टीमेटली कि कंपनीज जो हैं दे बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी। पहले सोसाइटी से अलहदा होती थी कंपनीज, इक्का दुक्का होती थी, यानी थोड़ी होती थी और प्राइवेट छोटी कंपनीज होती थी। अब कंपनीज भी बड़ी हो गई हैं और ज्यादा भी हो गई हैं, उनका इम्पैक्ट बढ़ता गया। फिर देखा गया कि यार प्रॉफिट जो है वो कंपनी तो कमा लेगी, लेकिन वो प्रॉफिट कमाते कमाते, प्रॉफिट एक बड़ी शॉर्ट टर्म सी चीज है, तो शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट दिया, उन्होंने खा लिया, और उसके बाद शेयर होल्डर्स का भी ऐसा कोई फायदा नहीं है।
तो कंपनीज ने कहा ठीक है यार, हम फिर प्रॉफिट की बजाय ना वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाते हैं। यानी हम अपने शेयर होल्डर्स जो ओनर्स हैं, बात अभी तक ओनर्स की तरफ ही रही है, अभी लोगों के बारे में सोचना शुरू नहीं किया। हम अपने ओनर्स को सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं बल्कि उनकी वेल्थ यानी लॉन्ग टर्म फायदा उनके लिए सोचते हैं। तो हम ऐसी हरकतें करेंगे, ऐसे काम करेंगे जिनसे उनका लॉन्ग टर्म फायदा भी हो। तो फोकस शिफ्ट किया गया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ। प्रॉफिट, लिक्विडिटी, एक्टिविटी, मार्केटेबिलिटी, ये सारा कुछ अब बीच में सोचा जाने लगा। एसेट सिचुएशन, लायबिलिटी सिचुएशन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एटसेट्रा, ये सारा कुछ मिला के वेल्थ मैक्सिमाइज की तरफ हम बढ़े थे, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ कि शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़े, शेयर्स की वैल्यू बढ़े, कंपनी अच्छी हो, ग्रो करे, एक्सपैंड करें हम लोग पूरी दुनिया में। तो ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ थे। अब हुआ क्या कि जैसे जैसे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की वजह से एक्सपेंशन शुरू हुई और एक्सपेंशन की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक्सपेंशन हुई और कंपनीज का इम्पैक्ट पूरी दुनिया में फैलता गया। हुआ क्या कि अब कंपनीज ना सिर्फ एक मुल्क के लिए, एक सोसाइटी के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक इंटीग्रल पार्ट बन गई। 50-60 साल पहले जब ये एवोल्यूशन होती गई, तो नाउ द कंपनीज वर एक्चुअली an integral part of the whole world, the economics, the politics, the socializing of the whole world, इसके अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करने लगी कंपनीज। तो कंपनीज के ऊपर ये प्रेशर भी आया खुद से भी, और प्लस जो स्टेक होल्डर्स थे आहिस्ता आहिस्ता उनके पास आवाज आई थ्रू मीडिया, मीडिया एडवांस होता गया, फिर इंटरनेट आ गया एटसेट्रा, और इन सब लोगों ने अब अपनी आवाज उठानी शुरू की, सोसाइटी ने पूरी ने, जिसमें एम्प्लॉयज भी थे, गवर्नमेंट्स भी थी, और कस्टमर्स भी थे, सप्लायर, क्रेडिटर, सब लोग थे जी बीच में शामिल। तो कंपनीज के ऊपर प्रेशर बढ़ता गया, तो कंपनीज ने अल्टीमेटली ये सोचना शुरू किया कि यार अब हमारा गुजारा नहीं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के साथ या स्टेक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के साथ, अब हमें सब लोगों को राजी करना है या मैक्सिमम को मैक्सिमम हद तक राजी करना है, खुश करना है, उनके बारे में सोचना है, करना है। तो companies now started to adopt the stakeholder approach। ठीक है, इसको मल्टीपल स्टेक होल्डर अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है जी, कंपनीज ने सोचा कि सिर्फ अब शेयर होल्डर्स ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट भी है, एम्प्लॉयज भी हैं, और कस्टमर भी हैं, क्रेडिटर भी है एटसेट्रा, इस सब लोगों के बारे में हमें सोचना है। इनमें से मैक्सिमम जितने भी लोग हो सके उनको हमें अपने डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में अकोमोडेट करना है। सो नाउ द कंपनी स्टार्टेड अडॉप्टिंग मल्टीपल स्टेक होल्डर अप्रोच एंड फाइनली शेपर्स ऑफ द सोसाइटी। अब कंपनीज एक स्टेप और आगे बढ़ गई हैं आजकल के दौर में भी। अब कंपनी सिर्फ सोसाइटी के बारे में सोचती नहीं है, अब कंपनी सोसाइटी को बनाती हैं। एंड नाउ द शिफ्ट ऑफ द कंपनीज इज टुवर्ड्स शेपिंग द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए अच्छा करना। अब आप देखें आजकल हर कंपनी ने एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, चैरिटी में सबसे आगे कंपनीज हैं। उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी बहुत हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे इसी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के अंदर ही। बट अब कंपनीज सोसाइटी के बारे में ना सिर्फ सोचती हैं बल्कि बनाती भी हैं सोसाइटीज को, चैरिटीज बनाती हैं, एडवर्टाइजिंग करती हैं। ये आप देखें आजकल ये जो वो रिश्तों के और ये उसको वो उसको गले मिल रहा है, ये इस तरह के जो इश्तिहार आ रहे हैं बड़े इमोशनल से, तो ये बेसिकली ये भी एक फॉर्म ऑफ शेपिंग द सोसाइटी, अच्छाई शो करने की कोशिश करती हैं कंपनीज, आपको पब्लिक सर्विस मैसेजेस पहुंचाती हैं कंपनीज, फिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करती हैं। ये आजकल ये फंड्स वगैरह, ये कोरोना का फंड है, इससे पहले डैम फंड या कोई भी फंड होता था पुराने जमानों में भी, कर्ज उतारो मुल्क सवारो, इस तरह के जितने भी फंड्स आए हैं उन सब के अंदर कंपनीज बहुत बड़ी कंट्रीब्यूटर्स हैं। तो नाउ द कंपनीज एक्सेप्ट इट एंड आप इसको कह लें कि वॉलंटरी एक्सेप्टेंस है या लोगों की तरफ से प्रेशर है, उसकी वजह से एक्सेप्टेंस हुई है कि कंपनीज नाउ कंसिडर देमसेल्व्स टू बी द शेपर्स ऑफ द सोसाइटी, ये सोसाइटी को बना रही है।
ठीक है? तो यहाँ पे मैंने इस पूरे डिस्कशन में आपके साथ ये डिस्कस किया कि सीएसआर है क्या और कैसे सीएसआर इवॉल्व की और कंपनीज अब प्रॉफिट अप्रोच से वेल्थ अप्रोच और मल्टीपल स्टेक होल्डर अप्रोच और फाइनली सोसाइटी शेपर्स ऑफ सोसाइटी कैसे बनी, क्या क्या हालात और वाकयात आते रहे। अब यहाँ पे 2-3 बातें जो पढ़ने वाली हैं बेटा, एक है स्टेक होल्डर क्या है। जब तक आप स्टेक होल्डर नहीं पढ़ेंगे आप ये सोशल का वर्ड या इस सीएसआर को समझ नहीं सकेंगे ये स्टेक होल्डर हैं कौन। अच्छा, फिर एक और कॉन्सेप्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिनको कंपनी ने एड्रेस करना है। तो एक मैंने समरी नीचे लिखी है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। स्टेक होल्डर का चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा चैप्टर है। कि कंपनी की बेसिकली डिफरेंट थ्योरिस्ट के मुताबिक डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट इन सबको समराइज किया जा सकता है 4 बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। द कंपनीज हैव इकोनॉमिक, लीगल, एनवायरमेंटल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द सोसाइटी। टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टैक्स दे और मुल्क की इकोनॉमी को सपोर्ट करे। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, इकोनॉमी को सपोर्ट करे। कंपनी की लीगल इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद करे, सैलरीज दे एम्प्लॉयज को, जीडीपी इंक्रीज करने में मदद करे, प्रोडक्शन एटसेट्रा के थ्रू। तो ये सारा कुछ ये इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कंपनी की। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? लॉज के मुताबिक काम करें और इवन के लीगल जो टीम्स हैं या बॉडीज हैं उनको आइडियाज दें, सपोर्ट करें, ठीक है, और डिस्कशंस करें उनके साथ। बट नंबर 1 जो भी लॉ हो उसको फॉलो करें, ये उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? ये एक नई चीज आई जी भाई, जो जिस एनवायरनमेंट में, फिजिकल एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं उसको साफ सुथरा रखें, उसको पोल्यूट ना करें ज्यादा, और सस्टेनेबिलिटी, रिसोर्सेज इस तरीके से इस्तेमाल करें कि वो दोबारा से वापस भी आ सके सिस्टम के अंदर, रिप्लेनिश भी हो सके। तो इनको एनवायरनमेंट को गंदा ना करें और इतना बेदर्दी से इस्तेमाल ना करें कि वो रिसोर्सेज ही एक सोसाइटी से खत्म हो जाए। फाइनली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लोगों को अच्छे की तलकीन करें, एम्प्लॉयज के साथ अच्छा बिहेवियर करें, उन्हें सपोर्ट करें मुश्किल हालात में, लोगों को चैरिटीज करें, एनजीओज को सपोर्ट करें, गवर्नमेंट को मुश्किल हालात में सपोर्ट करें। ये उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की एक समरी है। तो इस तरह से कंपनीज अब एक लार्जर नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स को, स्टेक होल्डर कौन है आसान अल्फाज में बता दूं, जिसका कंपनी में इंटरेस्ट है, जो कंपनी के साथ अपने आप को मुंसलिक करता है।